गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हम मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे फिज़िकल वर्ल्ड। तो फिज़िकल वर्ल्ड जो है इसमें हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है, कहाँ से आई है, किससे रिलेटेड है और फिज़िक्स में क्या क्या स्कोप हैं, उसकी ब्रांचेस अलग अलग टाइप से हम ये पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो फिज़िकल वर्ल्ड, तो बेटा जो फिज़िक्स है वो एक साइंस का हिस्सा है। तो सबसे हम जानते हैं साइंस क्या है। साइंस, तो बेटा जो ये साइंस वर्ड है ये ग्रीक भाषा के साइंटिया से लिया गया है। इट कम्स फ्रॉम वर्ड साइंटिया। तो साइंस कहाँ से आया है? साइंटिया वर्ड से आया है। साइंटिया मीन्स टू नो। साइंटिया का मतलब क्या है? जानना, टू नो। ठीक है। तो साइंस जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? साइंटिया वर्ड से आया है साइंस। और साइंटिया का मतलब क्या होता है? टू नो। ये ग्रीक भाषा का लेटर है साइंटिया, तो उसका मतलब क्या है? टू नो, किसी चीज़ को जानना। तो बेटा अगर हमें किसी चीज़ को जानना है अच्छे से तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। हर रोज़ डेली उसको चेक करेंगे, डेली ऑब्जर्व करेंगे। फिर उसके ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंटल कुछ होगा कि भाई अगर ये हो जाए तो फिर हम इस पर क्या कर सकते हैं, अगर इसमें ये मटेरियल मिला दें तो फिर क्या हो सकता है, अगर ऐसा कुछ कर दें तो फिर आगे से क्या हो जाएगा। तो पहले ऑब्जर्वेशन के बाद फिर एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। और फिर एक्सपेरिमेंटल के बाद हम क्वालिटेटिव उसको जानेंगे, उसकी रीजनिंग करेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव उसकी रीजनिंग करेंगे। फिर उसके बाद में हम उसका एक मैथमेटिकल टर्म निकालेंगे कि भाई मैथमेटिकल रिलेशन निकाल के इससे ये हो जाएगा। तो फिर मैथमेटिकल रिलेशन निकालने के बाद उसका फिर हम क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे बेटा। ठीक है ना। तो वेरिफिकेशन करेंगे, थ्योरेटिकली वेरिफिकेशन करेंगे उसकी। और फिर हम देखेंगे कि भाई अगर वो फॉल्स है, अगर वो हमारी सारी घटना झूठी निकली तो दोबारा से फिर से ये प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो साइंटिफिक मेथड होता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। तो साइंटिफिक मेथड है उसमें क्या क्या किया जाता है वो देखो। साइंटिफिक मेथड, देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स, लिख लो स्टेप्स टू नो something by using scientific method। तो डिफरेंट स्टेप्स हैं भाई, किसी चीज़ को जानना डिफरेंट स्टेप्स के जरिए जानेंगे। तो साइंटिफिक मेथड में पहला क्या है? नंबर 1 ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल we observe carefully the event। जो भी घटना घट रही है उसको हम क्या करेंगे? केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। सेकंड भाई ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंट। तो सेकंड में भाई क्या करेंगे? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे उस इवेंट के ऊपर। नाउ वी हैव टू डू कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द इवेंट। तो इवेंट के ऊपर कोई चीज़ है, कोई घटना है या कुछ
मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, तो उसके ऊपर फिर सेकंड में क्या करेंगे, उसके ऊपर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग अलग चीज़ों अलग अलग तरीके से करके देखेंगे उसको, ठीक है ना। तो उसकी फिर अलग अलग हमारे पास जो जितने भी रीडिंग्स आएंगे उसको हम लिखते जाएंगे, ठीक है। जैसे पहले ऑब्जर्व किया किसी चीज़ को, फिर अब जैसे मान लो हम देख रहे हैं भाई चांद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम रात को चांद को ऑब्जर्व करेंगे, भाई 7 बजे यहाँ पे था, 6 बजे यहाँ पे था, 7 बजे यहाँ पे, फिर 8 बजे यहाँ पे, 9 बजे यहाँ पे। फिर इसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब हम अलग एंगल से चेक करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली उस चांद को फिर हम अलग एंगल से चेक करके देखेंगे, और फिर एक लिस्ट बना लेंगे कि भाई ये थे, इसके वेरिएशंस क्या क्या थे, ठीक है ना। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में जो वेरिएशंस क्या क्या थे वो हम लिख लेंगे, ठीक है। थर्ड है भाई एक्सपेरिमेंट के बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। तो थर्ड केस में हम उसको लॉजिकली स्टडी करेंगे बेटा, उस चीज़ को लॉजिकली स्टडी करेंगे और उसको क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली देखेंगे, भाई इसमें क्या क्या वेरिएशन हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में हमारे क्या क्या वेरिएशन आए हैं। इन दिस स्टेप वी ऑब्जर्व द experiments qualitatively और quantitatively, ठीक है। अब ऑब्जर्व करने के बाद बेटा उसकी मैथमेटिकल टर्म्स में लेके आएंगे, उसकी क्या करेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे। फोर्थ है भाई मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है। Now we use some mathematical terms on the experiment, ठीक है, ठीक है बेटा। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, मैथमेटिकल टर्म्स देखेंगे, उसके यूज़ करेंगे मैथमेटिकली, अलग अलग जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह सब कुछ यूज़ करके हम देखेंगे भाई हमारे जो रिजल्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन और falsification of the event। तो आखिर में हम भाई वेरीफाई करेंगे थ्योरेटिकली, सभी चीज़ों का यूज़ करके, इन सभी चीज़ों का यूज़ करके थ्योरेटिकली हम वेरीफाई करेंगे कि भाई वो चीज़ असलियत में हो रही है कि नहीं हो रही, हमारी मतलब अलग अलग जो घटनाएं हैं वो आपस में कुछ मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर वो वेरीफाई में हमारा फाल्सिफिकेशन गलत आ जाता है तो फिर से हम ये दोबारा से शुरू से वही स्टेप लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या है, वेरिफिकेशन। वी use different experiment to verify the things, ठीक है ना। और अगर फाल्सिफिकेशन हो जाता है, गलत निकल आता है, तो फिर से हम दोबारा से यही स्टेप दोबारा से शुरू कर देंगे बेटा। तो ये तो था हमारा किसी भी चीज़ को जानने का साइंटिफिक मेथड। एक तो होता है बेटा अंधविश्वास और एक होता है साइंटिफिक उस चीज़ को जानना।
अब जैसे मान लो ये कह देते हैं कोई भूत होते हैं ये इस तरह के, तो ये तो अंधविश्वास हो गया, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं हमारे पास कि होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अब ग्रेविटेशन है या मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन सब के लिए हमारे पास क्या है, इनको जानने के लिए साइंटिफिक मेथड हैं, ठीक है। तो हम उनको जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, पहले ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उनकी रीजनिंग ली जाती है, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ की जाती हैं, उसके बाद में फिर वेरीफाई करते हैं। तो इन सब चीज़ों होने के बाद फिर हम साइंटिफिकली वेरीफाई करते हैं, फिर हम समझते हैं कि साइंटिफिकली हम उन चीज़ों को जानते हैं। नहीं तो फिर हम यही सोचते हैं कि अंधविश्वास होता है कि भाई ऐसे ही होता है, लेकिन कैसे होता है इन सब को जानने के लिए हम क्या करेंगे, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करेंगे उनको जानने के लिए। पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रीजनिंग लेंगे, उसके ऊपर मैथमेटिकल्स जो टर्म्स हैं, जो रूल्स हैं वो अप्लाई करेंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे, थ्योरेटिकली जानेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये करने के बाद हमें पता चलता है कि भाई वो चीज़ साइंटिफिकली अप्रूव्ड है कि नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है भाई हमारे पास फिजिक्स क्या है। तो क्या बेटा फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनॉन्स, ठीक है ना। तो ये साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, और नेचुरल फिनोमिना और प्राकृतिक घटनाओं के साथ, जैसे हमारा चलना, ठीक है, और फल का पेड़ से नीचे गिरना, ठीक है, पंखे का घूमना, बल्ब का जलना, ये सारी चीज़ क्या हैं, ये फिजिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है ना। जो प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं कुछ भी, तो सारी किसके अंदर आती हैं, फिजिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है किसके साथ, नेचर के साथ और नेचुरल फिनोमिनास के साथ, ठीक है बेटा। अब बेटा फिजिक्स दो हिस्सों में बांट दिया गया, फिजिक्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया भाई। एक तो है क्लासिकल फिजिक्स और एक है मॉडर्न फिजिक्स, या इसको हम बोल देते हैं क्वांटम फिजिक्स, ठीक है बेटा। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स डील करती है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से। फिजिक्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है वो किससे डील करती है, डील्स विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, डील्स विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो क्लासिकल फिजिक्स किसके साथ डील्स करती है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ करती है। अब बेटा मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कौन से हैं, वो ऑब्जेक्ट जिनका साइज 1 माइक्रो से कम हो। 1 माइक्रो से क्या हुआ, 1 माइक्रोमीटर से कम हो। 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर, तो उससे क्या हो, कम नहीं ज़्यादा हो, ठीक है ना। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिनका साइज 1 माइक्रोमीटर से क्या हो, ज़्यादा हो। दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव साइज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है ना। तो वो किसके अंदर आते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, इट डील्स विद द
डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जो सीधे नहीं देखे जा सकते, वही माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं उसके लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल भाई कौन से होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव साइज लेस देन, इसमें ग्रेटर देन और इसमें क्या है? लेस देन 10⁻⁻⁶ मीटर। तो ये तो डील करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ, और मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स में किसके साथ करते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ। अब भाई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स क्या है? जो चीज़ें हमें नंगी आंखों से सीधा दिखाई दे रहे हैं, जैसे भाई क्या क्या, पेड़ हो गया, ठीक है, चौक हो गया, मार्कर हो गया, ठीक है, ये माइक हो गया, हर चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है, बड़ी चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है, वो क्या है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। और माइक्रोस्कोप में कौन से आते हैं भाई? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बेटा सीधे नहीं देखे जा सकते, ठीक है, उनका साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया माइक्रोस्कोपिक में? एटम्स हो गए भाई, और प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये जिनका साइज बहुत ही कम है, न्यूक्लियस हो गया, तो वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और जो बड़ी चीज़ें जिनका साइज क्या है? बहुत बड़ा है, देखे जा सकते हैं सीधा, वो क्या है? मैक्रोस्कोपिक। तो क्लासिकल फिजिक्स तो मैक्रोस्कोपिक के साथ डील करती है, और मॉडर्न फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक के साथ डील करती है। बेटा जो न्यूटन्स लॉ वगैरह है, ये क्लासिकल फिजिक्स में फिट बैठते हैं, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो उसमें ये अच्छे से फिट नहीं बैठते, क्योंकि साइज उनका क्या है? बहुत कम है। अगर हम मान लो जैसे उनको देखने के लिए एनर्जी अप्लाई करें, कोई चीज़ कब दिखाई देगी? जब सनरे उस चीज़ पे गिरेगी, और गिरने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आएगी, तभी दिखाई देगी। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर सनरे डालें तो उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपनी जगह को क्या कर देता है? छोड़ देता है, ठीक है ना, वहाँ से एकदम से एनर्जी मिलके वो मूव कर जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम जो क्लासिकल फिजिक्स के लॉज हैं वो मॉडर्न फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में अप्लाई नहीं हो सकते। क्यों? साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। और क्लासिकल में जैसे हमारा न्यूटन्स लॉ वगैरह, ये सब क्या है? क्लासिकल में अप्लाई हो जाते हैं बेटा, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स क्या है। चलो, वैसे क्लासिकल के अंदर जो इवेंट हैं जो हैं वो क्या क्या हैं? ग्रेविटेशन, ये हम क्लासिकल के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारे के सारे क्या हैं? क्लासिकल के अंदर आते हैं। और इसके अंदर क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये आगे पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, ये 12th क्लास में आता है फोटो इफेक्ट वगैरह। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी 12th में आता है, ग्रेविटेशन 11th में आता है, एटसेट्रा। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं बेटा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर या क्वांटम फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये था फिजिक्स और उसकी ब्रांचेस। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा लॉज ऑफ फिजिक्स। और लॉज ऑफ फिजिक्स में हम पहले पढ़ेंगे फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, देयर आर 4 फोर्सेस इन नेचर। तो प्रकृति में 4 फोर्स, मेन फोर्स क्या है बेटा? 4, बाकी सारी फोर्सेस इन्हीं से निकली हैं, ठीक है ना। तो हमारी प्रकृति में, हमारी नेचर में 4 फोर्स, मेन फोर्स हैं, बाकी जितनी भी फोर्सेस हैं वो इन्हीं चारों से निकली हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल
फोर्स कौन सी होती है? इट इज द फोर्स which comes into play between two objects which have some mass। तो ये वो फोर्स है जो उन दो ऑब्जेक्टों के बीच में आता है जिनके पास कुछ मास होता है। मान लो जैसे हमारे पास भाई m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट हैं जो r डिस्टेंस अपार्ट हैं। कितनी अपार्ट हैं? r डिस्टेंस अपार्ट हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स between m1 and m2 Fg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल Fg, पहले इसे ले लें। Fg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों से हमारे पास क्या आ गया? Fg इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, वेयर g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और g की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और यूनिट क्या होगी भाई? यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारे पास। तो भैया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या क्या करेगी? इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। नंबर 2 इट है बेटा, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये हमेशा कैसी होगी? अट्रैक्टिव फोर्स होगी। नंबर 3 इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। अब बेटा यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, कितनी भी दूर हो जाए, तो उनमें सब में क्या है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक है ना? तो लॉन्ग रेंज फोर्स से काफ़ी दूरी तक मार करती है ये लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, ग्रेविटोन इज इंटरमीडिएट पार्टिकल फॉर दिस। तो इसके लिए इंटरमीडिएट पार्टिकल कौन है? ग्रेविटोन है बेटा। अब ये इंटरमीडिएट पार्टिकल क्या चीज़ है? देखो बेटा, किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में जो फोर्स होती है ना, वो फोर्स किसी न किसी चीज़ के आपस में लेन देन के कारण होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे मेरे और आपके बीच में एक बॉल है, मैं बॉल आपकी तरफ कर रहा हूँ, आप बॉल मेरी तरफ फेंक रहे हैं, मैं बॉल आपकी तरफ, आप बॉल, तो हमारे बीच में एक फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो किसके कारण है? उस बॉल के कारण है। ठीक है ना? आप इस तरह से समझ सकते हो कि मान लो जैसे आपका पड़ोसी है, उसके साथ आपकी अट्रैक्शन अच्छी होगी, या तो मतलब अच्छा अट्रैक्शन होगी, अच्छी रिपल्सन होगी। रिपल्सन और अट्रैक्शन किसके कारण है? विचारों का आदान प्रदान हो रहा है हमारे बीच में और हमारे पड़ोसी के बीच में, कुछ ना कुछ चीज़ का लेन देन है, तभी तो वो फोर्स है। तो नेचर में जितनी भी फोर्सेज हैं वो किसके कारण होती हैं? किसी न किसी चीज़ के लेन देन के कारण होती हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो बीच में इंटरमीडिएट पार्टिकल्स का लेन देन चल रहा है आपस में, वो क्या है? ग्रेविटोन है। क्या है बेटा? ग्रेविटोन है। ठीक है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है? इंटरमीडिएट पार्टिकल ग्रेविटोन है, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और अट्रैक्टिव है हमेशा, और लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, और ये क्या है बेटा? अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ, चलो वो रेशो हम बाद में बता देंगे,
ठीक है, चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो जो रेशो है वो हम बाद में कर लेंगे, इनकी रेशो क्या क्या है आपस में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। सेकंड फोर्स हमारी कौन सी है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, नाम से ही पता चल रहा है किसके अंदर होगी? न्यूक्लियस के अंदर होगी। इट इज द फोर्स विच कम्स into play when there is some natural radioactive process in the न्यूक्लियस। तो बेटा जब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, देखो एटम के अंदर क्या है, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अब न्यूक्लियस स्टेबल होता है कब? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो क्या हो? दोनों में सेम हो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो लगभग 1 के बराबर हो तो क्या रहेगा? न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। तो अब जैसे हम बात करें हीलियम की, He2 4, प्रोटॉन कितने हैं? 2, और न्यूट्रॉन कितने हैं? मास नंबर में से प्रोटॉन घटा दो, न्यूट्रॉन आ जाएंगे, न्यूट्रॉन भी 2, तो रेशो कितनी होगी? 2/2 1 होगी। प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो कितनी होगी? 2/2 1 होगी। तो इसका मतलब हीलियम कैसा है? एक स्टेबल एलिमेंट है, ये डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा। अगर हम बात करें जैसे यूरेनियम की, यूरेनियम 92 235। अब बेटा इसमें देखो प्रोटॉन कितने हैं? 92, और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन बेटा अगर इसमें देखोगे तो न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं? 235 - 92 कितने हैं? 143 न्यूट्रॉन है, काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो 1 से काफ़ी दूर है। तो ये जो है ये स्टेबल एलिमेंट नहीं है, ये क्या करेगा? डिसइंटीग्रेट करेगा। इस फिनोमिना को नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। ये अपने आप क्या करेगा? डिसइंटीग्रेट करेगा। अल्फा बीटा गामा किरणें, अल्फा बीटा गामा रेज छोड़ेगा ये अपने आप, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा? डिसइंटीग्रेट करेगा। तो जब ये अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं तो कौन सी फोर्स आ जाती है बीच में? तो ही आती है कौन सी फोर्स? ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है तो ही आती है बेटा, नहीं तो ये नहीं आती। तो जब कोई रेडियो एक्टिव प्रोसेस होगा तभी वीक न्यूक्लियर फोर्स आती है, अदरवाइज नहीं आती, ठीक है। चलो ये कैसी है बेटा? न्यूक्लियस की बात चल रही है। न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10⁻⁻15 मीटर, तो शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो नंबर 1, इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। कितनी है? रेंज कितनी है? नियरली इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। नंबर 2, इट always comes into play when there is some न्यूक्लियर प्रोसेस। तो ये हमेशा कब आएगा? जब कुछ ना कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस होगा। नंबर 3, bosons are the intermediate particle for this force। तो इस फोर्स के लिए इंटरमीडिएट पार्टिकल कौन है? बोसॉन्स हैं भाई, ठीक है। चलो
ओके बेटा, वीक न्यूक्लियर फोर्स अब हमारा कंप्लीट है। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बाद में है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या है बेटा, शॉर्ट रेंज फोर्स है, कम्स इनटू प्ले कब, जब न्यूक्लियर फोर्स प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं आएगी। और बोसॉन्स इसके क्या है, इंटरमीडिएट पार्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सी हैं? दीज आर दी फोर्सेस which comes into play between two charges। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स आ गई वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। दो का है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, दोनों को जोड़ के क्या बना दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों को जोड़ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना दिया। और ये कब आती है, जब दो चार्ज होते हैं। तो ये कैसी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर चार्ज लाइक है, सेम चार्ज है तो रिपल्सिव होगी, अगर अनलाइक चार्ज है तो कैसी होगी, अट्रैक्टिव। तो मान लिया हमारे पास दो चार्ज हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, आर दूरी पे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स Fe क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी बेटा किसके, प्रोडक्ट ऑफ दी चार्जेस के, ठीक है। केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो साइन मत लो, तो Q इंटू क्यू। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास F इज इक्वल टू क्या आ गया, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। K वही कोई कांस्टेंट है और K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये K की वैल्यू होगी, ठीक है बेटा। तो ये फोर्स कैसी है, लॉन्ग रेंज है, काफ़ी दूरी पे चार्ज हो तो भी लगेगी, लॉन्ग रेंज फोर्स। नंबर 2, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। नंबर 3, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। नंबर 4, लॉन्ग रेंज है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती है। फोटोन इज इंटरमीडिएट पार्टिकल इन इट। तो इसमें इंटरमीडिएट पार्टिकल कौन है भाई, फोटोन होता है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसी है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, और ये क्या है, फोटोन क्या है, इसके बीच में इंटरमीडिएट पार्टिकल है। नेक्स्ट फोर्स है हमारी भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इट इज द फोर्स which is act in nucleus
बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये वो फोर्स है जो न्यूक्लियस में एक्ट करती है किसके बीच में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में, ठीक है ना। तो बेटा ये जो है देखो, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या है, रिपल्सन भी होता है, अट्रैक्शन भी। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है नहीं, किस पे चार्ज है, प्रोटॉन पे। तो अगर बहुत सारे प्रोटॉन है तो सारे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस से बाहर आ जाने चाहिए उनके बीच में। जैसे दो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर है, तो रिपल्सन होके न्यूक्लियस से क्या आ जानी चाहिए, बाहर आ जानी चाहिए, लेकिन वो फिर भी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो उनको बांधे हुए है, ठीक है ना। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है बंधे हुए हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अच्छा ये कैसी फोर्स है, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो 10⁻⁻15 के अराउंड उसकी क्या होगी, रेंज होगी, ठीक है। न्यूक्लियस की जो साइज है उसी के अंदर ये एक्टिव है, न्यूक्लियस से बाहर तो है नहीं। और न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, कितना होता है, 10⁻⁻15 के अराउंड होता है। एटम का 10⁻⁻10 के अराउंड और न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 के अराउंड। नेक्स्ट भाई, इट एक्ट्स ओनली इन न्यूक्लियस, केवल न्यूक्लियस के अंदर है। इट इज स्ट्रोंगेस्ट इन ऑल फोर्सेस, सभी फोर्सेस में क्या है, स्ट्रोंगेस्ट है। तीसरा पार्ट था नंबर 4 पे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन पार्टिकल। पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। प्रोटॉन प्रोटॉन पे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे क्या लगेगी, सेम फोर्स लगेगी, सब पे क्या लगेगी, सेम लगेगी। तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। शॉर्ट रेंज है, केवल न्यूक्लियस के अंदर एक्टिव है और स्ट्रॉन्गेस्ट है सभी फोर्सेस में, और चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। भाई चार्ज क्या है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे क्या है, ये सेम लगेगी, ठीक है। अब बेटा इनकी रेशो देखो सभी फोर्सेस की। सबसे कमजोर जो फोर्स है नेचर की वो है वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा। तो सबसे कमजोर जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल, उसके बाद में हम वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बाद में हमारी आ गई भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसके बाद में हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 माने तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इसकी 10⁻25 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, और ये 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 माने तो इन दोनों की रेशो क्या होगी, वीक न्यूक्लियर की, ग्रेविटेशनल की और वीक न्यूक्लियर के बीच में जो रेशो होगी वो होगी हमारी 1:10⁻25। इसी तरह से ग्रेविटेशनल की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की क्या होगी हमारी रेशो भाई, 1:10⁻36। और इसी तरह से ग्रेविटेशनल की और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के हमारे पास क्या रेशो हो जाएगी, 1:10⁻38, ठीक है बेटा। तो ये अगर इन चारों को देखा जाए तो इस तरह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इनकी क्या हो जाएगी, रेशो हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे कमज़ोर ग्रेविटेशनल और सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक और सबसे कमज़ोर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।